नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो। और बाजार की इस गिरावट में म्यूचुअल फंड निवेशक सबसे स्मार्ट निवेशक बनकर उभरे हैं। एमफी डेटा के मुताबिक फरवरी में इक्विटी फंड्स में निवेश 8% बढ़ा है। हालांकि फरवरी में लगे शिखर से निफ्टी 11% नीचे है। ऐसे में इस बाजार में क्या करें निवेशक, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चिंतन हरिया। चिंतन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट एक सवाल जो हर किसी के मन में अभी है कि बाजार में करना क्या चाहिए, ये गिरावट कहाँ थमेगी, यूएस ईरान की वॉर कब तक चलेगी, और शायद ही ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सही सही किसी के पास नहीं है। आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स भी आपसे पूछते होंगे, क्या जवाब आप उन्हें देते हैं, क्या व्यू है करंट मार्केट सिनेरियो पर? शुक्रिया दीपाली जी। अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षण या मोड़ आए हैं बाजार में जहां पर हमारे पास स्पष्ट जवाब नहीं है। पर एक चीज हम हमेशा से कंसिस्टेंटली कहते आए हैं कि अगर आपने आपके एसेट एलोकेशन सही से किए हैं और आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी हम यही कहेंगे कि बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है तो वो कब खत्म होगा हमें नहीं पता। मार्केट्स में उसके वजह से गिरावट आ रही है, उसका एक बड़ा कारण ऑब्वियसली कच्चे तेल के दाम है। कच्चे तेल के दाम $60 पे थे तब भारत को बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि भारत अपनी रिक्वायरमेंट का 85% आयात करता है। पर आज अगर $100 के आसपास अगर क्रूड ऑयल है तो भारत को थोड़ी तकलीफ होती है और उसके कारण मार्केट में भी गिरावट आ रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट आ रही है, क्योंकि वैसे भी फॉरेनर्स भारत में बेच रहे थे। अभी फॉरेनर्स के साथ साथ भारतीय नागरिक भी अगर हम देखें तो रिटेल और एचएनआई में शायद थोड़ी सेलिंग दिख रही है बाजार में। ऐसे मौके पर जो मंत्र आपका होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए कि आप जो हाइब्रिड फंड्स है, मल्टी एसेट फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड्स है, उसमें अपना निवेश बनाए रखें। और इंक्रीमेंटल निवेश भी, क्योंकि बहुत ही अनिश्चितता है, तो आप इन हाइब्रिड फंड्स में निवेश कीजिए। अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-4 साल का होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीने में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा चिंतन जी, आपसे पहले भी बातचीत हुई है और पिछले 1.5-2 सालों में खास तौर से जितने भी हमारे बड़े एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, सबका डोमेस्टिक इकोनॉमी पर काफी भरोसा रहा है, डोमेस्टिक इकोनॉमी थीम्स पर काफी भरोसा रहा है। बट आपने अभी कच्चे तेल की बात की, हम जानते हैं हमारा कितनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर है। 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बनी हुई है। और इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि हालांकि ये वॉर कब तक चलेगी देखना होगा, लेकिन एटलीस्ट 20-25 दिन तक का जो क्रूड स्टॉक है वो इंडिया के पास पर्याप्त है, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। गैस को लेकर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हो रही हैं, वो आप हम सभी देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम 120 जाएगा, 150 जाएगा, ईरान तो कह रहा है $200 तक ले जाएंगे। इनफैक्ट वही हथियार शायद ईरान के पास भी है कि कच्चे तेल के प्राइसेस को बढ़ा सके जितना भी डिस्ट्रप्शन लाके, शायद वही एक चीज उनके पास भी है। अगर प्राइसेस इतना ऊपर जाते हैं और सस्टेन करते हैं तो ये डोमेस्टिक इकोनॉमी या जिस थीम पर हम बेट कर रहे थे वो कितना इम्पैक्ट हो सकती है? बिल्कुल, अगर कच्चे तेल के दाम जितना आपने बताया उतना बढ़ते हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। पर ये ऊपर रहने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि चाइना हो या अमेरिका हो, भारत हो या रशिया हो, किसी को भी बहुत ज्यादा जब दाम हो जाएगा तो एटलीस्ट चाइना, यूएस और इंडिया जो एक बड़े कंज्यूमर्स है, उनको कंज्यूमर्स को हर्ट होता है। और अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन है ये साल, तो मुझे नहीं लगता वहां के जो राष्ट्रपति है उनको भी एक कच्चे तेल के दाम ज्यादा उनके लिए अच्छा है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है वहां पर भी। और भारत में जैसे कि आपने कहा 40-50 दिन का क्रूड ऑयल तो हमारे पास रिजर्व्स में है, और 60 से 70% जो क्रूड ऑयल आ रहा था वो आज भी आ रहा है, रशिया के माध्यम से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा देर तक हाई प्राइसेस रहते हैं तो जरूर एक चिंता की बात बन सकती है। पर हमें नहीं लगता कि ये जो एस्केलेशन है वो बहुत ज्यादा दिन तक टिक सकता है, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है दोनों साइड पे। और कहीं ना कहीं ये धीमा होता हमें दिख सकता है अगले कुछ दिनों में, ऐसा हमारी आशा है। ओके। अच्छा चिंतन जी, हम आंकड़े देख रहे हैं संस्थागत निवेशकों के, जब से वॉर शुरू हुई है एफआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी क्या बाइंग करनी है? क्या अप्रोच उनकी होनी चाहिए? हर डिप पर बाय करें, लमसम अभी एकदम डालें पैसा, या थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें? एग्जैक्टली क्या अप्रोच आप रेकमेंड करेंगे?
जैसे कि आपने बताया, फॉरेनर्स की हिस्सेदारी भारत में जो है वो अभी सिर्फ 15 15.5% रह चुकी है। उच्चतम स्तर 22% था। वो पिछले 10 सालों में से 8 साल बेच रहे हैं मार्केट में भारत में। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है। उनको भारतीय मार्केट महंगा दिखता है और वो पैसा लेके जा रहे हैं, उनकी मर्जी। अगर हम भारतीय निवेशक की बात करें तो जैसे कि आपने कहा, संस्थागत निवेशक जैसे कि म्यूचुअल फंड्स अगर निवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिटेल का पैसा म्यूचुअल फंड में आके वो मार्केट में आ रहा है। तो अल्टीमेटली रिटेल का पैसा मार्केट में जरूर आ रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा। और अगर आपको नया निवेश करना है एज एन इन्वेस्टर, तो जैसे कि मैंने कहा, आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, मल्टी एसेट कैटेगरी, लॉन्ग शॉर्ट हाइब्रिड, एसआईएफ कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं। आपको लमसम करना है तो। और अगर आपको प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश करना है, जैसे कि वैल्यू हो, लार्ज कैप हो, स्पेशल सिचुएशंस अपॉर्चुनिटीज फंड्स हो, तो वहां पर आप अगले 6 महीने तक आपका इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट कीजिए अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है, ताकि आपको एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा हो। एक चीज ध्यान में रखिए, आपका निवेश का होराइजन 3 साल का होना चाहिए। उससे कम का आपका होराइजन है तो इक्विटी में अभी निवेश ना कीजिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स गिरे हैं पर उतने सस्ते नहीं हुए कि आपको इमीडिएटली उतना बेनिफिट बन सकता है। तो वॉर के कारण हम गिरे जरूर है, पर उतने सस्ते नहीं है कि आपको ऑल इन जाने की जरूरत है या आपको पूरा पैसा आज के आज लगाने की जरूरत है। ओके। और जिनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो एक्टिव हैं, जहां पर बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड के अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप्स हैं, उनको भी क्या अपने पोर्टफोलियो थोड़ा सा रीशफलिंग की जरूरत है, थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है जिन कैटेगरीज का आपने जिक्र किया, या फिर जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं वहां पर सिर्फ कंटिन्यू रखें? सिप्स तो आप जारी रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपके एसेट एलोकेशन में मिड एंड स्मॉल कैप कितना प्रतिशत है। आज अगर हम भारत के 450 लाख करोड़ की टोटल मार्केट कैप देखें तो उसमें 40% मिड एंड स्मॉल कैप है। ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है। नॉर्मली आमतौर पर ये 20% के आसपास होता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 20% से ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप है तो शायद आपको वहां पे रिशफल या चिंता करने की जरूरत है, और आप उसको रिशफल कर सकते हैं। और मिड एंड स्मॉल कैप 20% से ज्यादा है तो वहां से आप शिफ्ट होकर डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट बढ़ रहा था तभी रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा बढ़े 2024 तक। तो अगर मार्केट घट रहा है और मिड एंड स्मॉल कैप में रिटेल और एचएनआई की सेलिंग जारी रही तो वहां पर थोड़ा पेन हो सकता है। पर ये एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो अगर आपके पास मिड एंड स्मॉल कैप नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए अगले 12 महीने में। और अगर आपके पास मिड एंड स्मॉल कैप बहुत ज्यादा है, 20% से ज्यादा, तो आप जरूर उसको प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ओके। और साथ ही अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, इस समय मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, सबसे ज्यादा रिस्क आपको कहाँ दिखाई दे रहा है या फिर कंफर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? तो सबसे ज्यादा रिस्क या सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज जिसमें है उसी में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट भी होता है आमतौर पर। और ये हमने सबसे पहले देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। हमारी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, वहां पर हमने एक बड़ी गिरावट देखी। इनफैक्ट फरवरी का महीना उनके लिए 2008 सितंबर या अक्टूबर जो लेमन क्राइसिस था तब उस तक का 18 साल का सबसे वर्स्ट महीना था। तो आईटी सेक्टर एक उभर कर आ रहा है। वहां का जो उनका जो वेट है वो 20% से घटकर 8% हो चुका है, शायद 10 या 12 साल के अपने न्यूनतम स्तर पर है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर क्योंकि कैश रिच है, बड़ी कंपनियां हैं, उभर कर आ रहा है, वहां पर नेगेटिव न्यूज है। दूसरा है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑब्वियसली अगर कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ते हैं तो वहां पर भी ऑलरेडी पिछले 1 डेढ़ साल में गिरावट हुई थी, अभी और गिरावट हो रही है। तो वो भी एक सेक्टर है जो बनकर आ रहा है। और अगर आपको पूरी मार्केट में अगर हम देखें तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अगर मार्केट में टर्न अराउंड होता है तो फॉरेनर्स भी आकर बाय करते हैं। आज अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा गिरा है, सबसे बड़ा सेक्टर भी है भारत में। तो बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर एक आप देख सकते हो निवेश के लिए। ओके। और एक आउटलुक आपका चिंतन जी रुपए पर भी चाहिए, लगातार नए लोज बना रहा है। हालांकि अगेन जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वही रुपए को भी इम्पैक्ट कर रही है, जो इस तरीके की जो पॉलिटिकल हालात हैं, जैसे क्रूड की चाल है। पहले इकोनॉमिस्ट मान रहे थे FY27 के लिए $65 का एवरेज रहेगा, वो बढ़कर अब $80-90 तक आ गया। हो सकता है और भी ऊपर जाए अगर सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं होती है। बट रुपए पर आपकी व्यू क्या है या क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें कि कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो ये हर एक डॉलर के पीछे हम $1 बिलियन और खर्चा करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर। पर हमारा रुपया ऑलरेडी पिछले 1 डेढ़ सालों में अगर हम बाकी के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ कंपेयर करें तो घट चुका था, अंडर वैल्यूड हो चुका था।
तो ये टेम्पररी सिचुएशन है क्योंकि कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा है। अगर कच्चे तेल के दाम स्टेबलाइज हो जाते हैं तो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो भी कम हो जाएगा, और रुपी क्योंकि अंडर वैल्यूड है तो यहाँ से हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ से गिर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है, अगर वहां पर थोड़ी भी मंदी आई या वहां पर थोड़ा भी प्रॉब्लम आया तो साउथ कोरिया, ताइवान, जापान जैसे देशों में आपको ज्यादा मंदी का दौर देख सकता है। वहां पर रुपी को थोड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। तो रुपी यहाँ पर व्यू थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सभी जो नेगेटिव न्यूज है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन प्राइस है और रुपी बाकी करेंसीज के मुकाबले सस्ता है। ओके, चलिए शुक्रिया चिंतन जी आने के लिए शो में और बताने के लिए ऐसे माहौल में हमारे व्यूवर्स का खास तौर से कि क्या रणनीति होनी चाहिए, बाजार पर क्या व्यू है आपका। थैंक यू सो मच। तो क्रक्स यही है कि तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा अलर्ट रहना है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजरें रखनी है, बट अपना जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा हाइब्रिड फंड्स की तरफ इंक्लाइन रखना है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अगर एक्सपोजर ज़्यादा है 50% या उससे ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा ट्रिम करने की फिलहाल ज़रूरत है, और अपॉर्चुनिटीज़ बैंकिंग, आईटी जैसे क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे रुंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुंगटा, और इनसे हम बातचीत करेंगे हाल ही में आए म्यूचुअल फंड डेटा पर। साथ ही समझेंगे हाल ही में आए लाइफ साइकिल फंड्स के बारे में क्या है डिटेल्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो, और फरवरी में बाजार की गिरावट का निवेशकों ने जमकर फायदा उठाया। हाल ही में एमफी के डेटा के मुताबिक फरवरी में निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश 8% बढ़ाया है। इसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप में जमकर पैसा डाला गया है। हालांकि इस दौरान गोल्ड ETFs और SIP इनफ्लो दोनों में गिरावट आई है। क्या कहते हैं ये ट्रेंड्स, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। मिस्टर रुंगटा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट हमने जनवरी के डेटा में कुछ और ट्रेंड्स देखे थे और फरवरी में वो जो ट्रेंड्स थे वो कंप्लीटली चेंज होते हुए दिखाई दिए। हमने जनवरी के आंकड़ों की चर्चा कर रहे थे, आपने देखा मिस्टर रुंगटा किस तरीके से जो बुलियन SIPs थी, जो वहां पर फ्लोज थे वो कितनी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, और वही एक ट्रेंड हमने बदलते हुए देखा और उसी हिसाब से मार्केट की चाल भी बदली थी इनफैक्ट। अब आप इन ट्रेंड्स को देखते हुए आपका एनालिसिस क्या है, क्या ये आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च के आंकड़ों से? हाय दीपाली, अगर हम फरवरी का डेटा देखें एमफी का और इसे हम पिछले महीने से कंपेयर करें, विच इज फरवरी 2026 का कंपैरिजन अगर हम जनवरी 26 से करते हैं और दूसरा कंपैरिजन हम फरवरी 25 से करते हैं, तो हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जैन 26 और फरवरी 26 से हम इक्विटी इनफ्लो बढ़ा है 8%। जैसे आपने सही कहा कि 8% जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी 26 से कंपैरिजन में है। लेकिन अगर से फरवरी जो लास्ट ईयर के अगर फरवरी के डेटा से कंपेयर करेंगे तो उसमें डिक्लाइन है। फरवरी 26 में करीबन 26,000 करोड़ हम इक्विटी में इनफ्लो देख रहे हैं। यही इनफ्लो फरवरी 25 में करीबन 29,000 करोड़ था। तो ये क्लियर है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, हम पास्ट ईयर से दिस ईयर की कंपैरिजन में अगर देखें तो वोलेटिलिटी ने रिटेल इन्वेस्टर्स को जरूर थोड़ा नर्वस किया है और वो इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा कॉशियस वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड ETFs की आपने बात की, गोल्ड एंड सिल्वर में जो इनफ्लोज जनवरी फरवरी में उस कंपैरिजन में कम हुआ है। सिंपल रीजन है कि आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर जो इतना रन अप उनको पिछले साल में मिला था वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। आते हैं कि हम मार्च में क्या देख रहे हैं। सो आई थिंक फरवरी पूरे महीने ने ये ईरान का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ईरान, US एंड इजराइल का जो है, ये आप इनफ्लोज में जरूर देखेंगे क्योंकि मार्केट ने बहुत परेशान किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को। आई डोंट थिंक कि इतना एनकरेजिंग नंबर्स मार्च में आने वाले हैं। बिल्कुल, और इस समय इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं संस्थागत निवेशकों की अप्रोच क्या है। FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, DIs की तरफ से पैसे डाले जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स की जिनके ऑलरेडी पोर्टफोलियोज एक्टिव हैं, जिनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो कई सालों से चल रहे हैं। आई मीन टू से हम हमेशा कहते हैं कि SIPs कंटिन्यू करनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए, बट क्या फंड्स को लेकर स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए इस तरीके के मार्केट्स में? देखिए, दो तरीके से हम इसे देखेंगे दीपाली। एक है कि आपका अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, विच मीन्स आपके गोल्स जो हैं, जिस पर्पस के लिए आप सेव कर रहे थे वो 8 से 10 साल आगे हैं। तो अगर आपके पास अब भी 8 और 10 साल का वक्त है तो आपको कोई अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स कि अगर आप एक एसेट एलोकेशन प्लान को मेंटेन कर रहे हैं, कितना आपका इक्विटी में जाएगा, कितना डेट, कितना प्रेशियस मेटल्स वगैरह में, तो आपको वो कुछ भी बदलाव अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि अगर पास्ट में आपने इक्विटी एलोकेशन किया है मान लीजिए 60-70%,
और उसमें आपका ज्यादा एलोकेशन मिड कैप या स्मॉल कैप में था, इस नजरिए से कि भाई पास्ट में रिटर्न्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने अच्छे दिए हैं, तो इसीलिए आपने इक्विटी एलोकेशन के अंदर में मिड कैप एंड स्मॉल कैप ज्यादा लिया था। तो डेफिनेटली आगे जाते हुए आपको इसका थोड़ा चेंजेस करना होगा। सो अभी का जो व्यू है वो ये है कि जितनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं, वोलेटिलिटी होती है, इस दौरान लार्ज कैप कंपनीज में वोलेटिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू मिड कैप्स, और मिड कैप में कम होगी एज कंपेयर टू स्मॉल कैप्स। तो अगर आप उस वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं है जो आज की तारीख में है, तो आपका अपना इक्विटी पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना होगा, जिसमें ज्यादा एलोकेशन आप लार्ज कैप को दें, उससे कम मिड कैप में दें। और अगर मेरी पर्सनल राय है कि स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप्स को पर्सनली अवॉइड करें और लार्ज एंड मिड कैप में अपना पोर्टफोलियो एलोकेट कर सकते हैं। ओके। और नए इन्वेस्टर्स को सलाह क्या है जो इस समय जो साइडलाइंस पर थे, अब तक पोर्टफोलियो क्रिएशन के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो सही तरीके से मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। अगर उनको शुरुआत करनी हो तो कौन सी 2-3 कैटेगरीज के साथ शुरुआत कर सकते हैं टू बिगिन विद? तो देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होंगे। एक है कि जिनके पास लमसम पैसे रेडी हैं और वो साइडलाइंस में वेट कर रहे थे। तो वेल, अगर आप मार्केट के न्यूआंसेस को समझते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी समझते हैं और इवेंट्स को समझते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है एक लमसम के रूप में इन्वेस्ट करना। लेकिन ये उसी शर्त पे होगा कि आप मार्केट की पूरी वोलेटिलिटी को समझते हैं और आप में वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, विच मीन्स कि आपने अभी ऐसी वोलेटिलिटी के बीच में, ऐसी अनसर्टेनिटी के बीच में आपने एक लमसम पैसे लगाए हैं, और आप ये क्लियर है कि अगर ये वॉर बंद नहीं हुआ या ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का टेंशंस जो है वो कम नहीं होती हैं, मार्केट यहाँ से और भी गिर सकता है, एंड दैट इज फाइन। अगर ऐसी कोई आपकी समझ है तो आप लमसम लगाएंगे, नहीं तो आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें, विच मीन्स कि आप अपने जो भी लमसम है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे आप हर महीने सिस्टमैटिकली मार्केट में इन्वेस्ट करते जाएंगे, ताकि आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होते रहेगा। कैटेगरीज कौन सी लगानी है, इसमें थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेंगे। इसी के लिए हम 60-70% जो है वो लार्ज कैप में एलोकेट करेंगे एंड अराउंड 30-40% आप मिड कैप में एलोकेट करें। सो यही स्ट्रैटेजी लेके आप शुरुआत करेंगे, और जैसे सिचुएशंस अगर बेहतर होती जाती है तब आप ट्वीक अपना जो ये एलोकेशन है वो थोड़ा बदल सकते हैं। ओके। अच्छा मिस्टर रुंगटा, हाल ही में सेबी ने एक फैसला किया और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं उनको डिसकंटिन्यू किया और उसकी जगह एक नई कैटेगरी की बात की, लाइफ साइकिल फंड्स। तो दो चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि लाइफ साइकिल फंड्स होते क्या हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड थे, फिर चाहे वो चाइल्ड बेनिफिट हो या रिटायरमेंट फंड्स हो, उनसे किस तरीके से अलग होते हैं और कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सूटेड है? तो इनफैक्ट अभी जो फरवरी में सेबी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में कैटेगरीज, ये जो लाइफ साइकिल फंड है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। दीपाली, मैं कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते थे, एज अ मैन्युफैक्चरर वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, विच मीन एक इक्विटी फंड है, एक डेट फंड है, हाइब्रिड वगैरह अलग अलग टाइप के फंड्स हैं। अब एक इन्वेस्टर क्या करता था, हमने एसेट एलोकेशन की बात की, इन्वेस्टर्स ने क्या कहा कि मुझे अगर 70% इक्विटी में लगाना है, 30% डेट में लगाना है, तो मैं एक इक्विटी फंड लेता हूं जिसमें मैं 70% अपना पैसा लगा रहा हूं एंड 30% मैं खुद से डेट फंड्स ले रहा हूं। मैं हाइब्रिड फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली एसेट एलोकेशन इन टू डिफरेंट कैटेगरीज की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी गोल्स जो है वो पास में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी से अपना एलोकेशन धीरे धीरे कम करेंगे और डेट में अपना एलोकेशन बढ़ाते रहेंगे। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये एक इन्वेस्टर को मैन्युअली खुद से करनी थी। अब इसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है इमोशनली बायस्ड होते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं या ढंग से ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई इन्वेस्टर्स अगर हैं तो उनके लिए लाइफ साइकिल फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी लाइफ साइकिल फंड्स क्या है, सभी ने कहा है कि हर एक म्यूचुअल फंड एक 5-6 तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। वो एक होगा 5 इयर्स से लेके 30 इयर्स तक, सो एवरी इंटरवल ऑफ 5 इयर्स आपके पास एक स्कीम होगी जो कहेगी लाइफ साइकिल फंड 30 फॉर एग्जांपल। अब इसमें एसेट एलोकेशन जो है वो प्री डिफाइंड है, विच एक ग्लाइड पाथ दिया गया है कि अगर एज एक 25 साल का एक इन्वेस्टर है मान लीजिए, जो कहते हैं मुझे रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, मुझे 30 साल बाद मुझे रिटायरमेंट पे कॉर्पस चाहिए, तो अब जब वो शुरू करेंगे इन्वेस्ट करना, तो जो एसेट एलोकेशन प्री डिफाइंड है वो है 65-95% आपका पैसा लगेगा इक्विटी में और बैलेंस जाएगा आपका हाइब्रिड, विच मीन्स आपका डेट होगा, आपका रीट्स होगा, प्रेशियस मेटल्स होंगे, बहुत सारी चीज आ सकती है उसके अंदर। अब ये जो टेबल है, ये स्लोली जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप मेच्योरिटी के पास आते रहेंगे,
ये जो इक्विटी एलोकेशन है वो धीरे-धीरे कम होते जाएगा। तो व्हिच मीन्स जब आप मैच्योरिटी पे पहुँचेंगे, 30 साल हो जाएँगे, तो आपका इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम करीबन 20% आस-पास होगा और बाकी का जो अमाउंट है वो डेट में होगा। तो इक्विटी धीरे-धीरे कम होती जाएगी और डेट एंड अदर प्रोडक्ट्स धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे। सो इस तरह से ऑटोमैटिक एसेट एलोकेशन हो गया, ऑटोमैटिक रीबैलेंसिंग हो गया। एक इन्वेस्टर को खुद से ये रीबैलेंसिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये टैक्स एफिशिएंट होगा क्योंकि इंटरनली फंड अपने आप में ये ऐसे रीबैलेंसिंग करते रहेगा। तो एक इमोशनल बायस हट गया इन्वेस्टर का। एक प्रीसेट गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से इक्विटी हर 5 साल में कम होती जाएगी और डेट और हाइब्रिड और कमोडिटीज बढ़ते जाएगा। तो एक इन्वेस्टर अपने कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स है, अगर 5 साल का गोल है तो आप लाइफ साइकिल फंड 5 इयर्स ले सकते हैं। अगर आपका 10 साल या 15 साल का गोल है, आप उस हिसाब से अपनी मैचिंग टाइमलाइंस के हिसाब से आप एक स्कीम ले सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है एंड इन्वेस्टर्स के लिए एक सोल्यूशन बन गया कि आप एक स्कीम ले लिए, उसमें एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग अपने आप से हो रही है। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कैटेगरी जो कि बनाई गई है। अब देखना होगा किस तरीके के फ्लोज आते हैं। अच्छा, ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसकी इस पर्टिकुलर नई कैटेगरी की प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है? तो देखिए, अगर आपके कोई स्पेसिफिक गोल्स हैं, सो एक उदाहरण के रूप में आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको 15 साल बाद पैसे चाहिए, ये आपको पता है। आपको एक सेपरेट एलोकेटेड स्कीम में ऐसे भी पैसे लगाने हैं। आप एक अलग से चाहते हैं कि मैं उसे ईयर मार्क कर दूं और वो मेरे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ क्रिएशन या रिटायरमेंट में मिक्स नहीं करूं। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक गोल है आपके अगर, तो आप लाइफ साइकिल फंड 15 ले लीजिए। सो मान लीजिए आपके रिक्वायरमेंट 15 साल बाद है, सो आप लाइफ साइकिल फंड 15 लेती हैं और उसमें आप इन्वेस्ट करने लगती हैं। सो आपका एक ही स्कीम है और ये पता है ईयर मार्क है आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, जो 15 साल बाद आपको जो इक्विटी एलोकेशन वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा, तो डेट बढ़ जाएगा। सो ये एक्चुअली उसी गोल्स को सर्विस करेगा जो आपके स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ मैच्ड है। आपको घर खरीदना है 5 साल बाद, तो आप 5 साल लाइफ साइकिल फंड 5 इयर्स ले लीजिए। आपको रिटायरमेंट के लिए करना है, वो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया। सो स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अगर कोई गोल्स हैं और जिसका जिसका जो फंड आप यूज करना चाहते हैं उस गोल के लिए, उसके लिए बहुत स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो में आप जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और कहाँ इसकी प्लेसमेंट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में हो सकती है। यहाँ पे इन जनरल इन्वेस्टर्स की रणनीति, फिलहाल बाजार की स्थिति में क्या होनी चाहिए, वो तमाम बातें यहाँ पर मिस्टर रुंगटा ने समझाई। थैंक यू मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।